संघर्ष। इसी प्रकार से सहयोग कि हरियाणा में, पंजाब में राइस यानी चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। तो वहीं से वो राइस आपका पूरे भारत भर में जाना। क्या है वो? आर्थिक सहयोग। इसी प्रकार से लोगों का हर स्तर पर, चाहे वो राजनीतिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो, हर स्तर पर सहयोग भी आपको देखने को मिलता है। परस्पर निर्भरता, एक दूसरे पर डिपेंडेंस, वो भी समाज का एक अनिवार्य तत्व है कि समाज, इसी समाज के व्यक्तियों पर ही तो निर्भर करता है अपने नियमों का पालन करवाने के लिए। क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो कैसे कोई नियमों का पालन करेगा? इसी प्रकार से एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भरता है, एक दूसरे पर राजनीतिक रूप से निर्भरता है, और ना केवल व्यक्तियों की बल्कि पूरे समाज की। फिर आप देखेंगे कि समाज आचरण के मानदंड निर्धारित करता है। हमने क्या कहा था कि समाज कुछ अपने नियम बनाता है और उन नियमों को हमें पालन करना है। और यदि इन निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया जाए तो समाज प्रताड़ित भी करता है, और उसके बहुत सारे तरीके हैं। गलत है सही है उस पर बाद में आएंगे, जब हम विशेष चीजों की बात करेंगे। गलत या सही पर बाद में आएंगे, पर प्रताड़ित तो करता है। जैसे अंतरजातीय विवाह के कारण ऑनर किलिंग होना, लड़का लड़की दोनों को मार देना। क्यों? क्योंकि उनने अंतरजातीय विवाह करा, जो समाज में कबूल नहीं है, जो सामाजिक नियम के विरुद्ध है। तो समाज का नियम नहीं पालन किया तो उसको प्रताड़ित करना। इसी प्रकार से समाज के नियम का यदि आप पालन करते हैं तो उसको बेनिफिट भी मिलता है कि समाज उसको ठीक व्यक्ति मानता है। क्योंकि जब भी कभी सामाजिक परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, किसी भी व्यक्ति विशेष ने, किसी भी समुदाय ने चेष्टा की है, तो समाज पहले उसको गलत ही ठहराता है। क्या नहीं लगता आज हम कहते हैं कि सती प्रथा खत्म हो गई, जो एक कुप्रथा थी उसको खत्म कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय इसी समाज में कुछ व्यक्तियों ने उसका विरोध भी किया होगा कि क्यों सती प्रथा नहीं हटानी, सती प्रथा होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। आज हम उसको सेलिब्रेट करें कि सती प्रथा को हटा दिया गया। पर इसी समाज में यदि आप देखेंगे तो लोगों के अलग-अलग विचार हैं। और एक बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, एक बात तो मैंने कहा आपको ये ध्यान रखनी है कि राजनीतिक परिवर्तन से या राजनीतिक नियम से सामाजिक परिवर्तन हमेशा जरूरी नहीं है। मतलब पॉलिटिकल चेंज से सोशल चेंज आना हमेशा जरूरी नहीं है, जिसमें मैंने दहेज प्रथा का उदाहरण दिया। दूसरी बात यह है कि आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब किसी भी कार्य का किसी भी कर्म का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, किसी भी एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ये आपने पढ़ा होगा। समाज में भी यही नियम लागू होता है, थोड़ा सा बदलकर। वो क्या है कि समाज में यदि कोई भी परिवर्तन होगा, समाज में यदि कोई भी परिवर्तन होगा तो हमेशा कुछ लोग होंगे जो उसको फेवर करेंगे और कुछ लोग होंगे जो उसके अगेंस्ट होंगे। तो यदि कोई परिवर्तन हो रहा है समाज में, तो साथ ही साथ आप पाएंगे कि कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय है जो उस परिवर्तन के विरुद्ध है। जैसे अगर हम आज ही बात करें कि अ, जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, मान लीजिए, सही है गलत है उसको हटाइए, अभी हम उस पर नहीं जा रहे। यदि हम यहां पर कहें कि जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, तो इसी क्लास में यदि अगर मैं प्रश्न पूछूं सॉरी, इसी क्लास में यदि अगर मैं प्रश्न ये पूछूं तो आप पाएंगे कि कुछ लोग इसके विरुद्ध बात करेंगे, कुछ लोग इसके पक्ष में बात करेंगे। अंततः होगा वो जो ज्यादातर या मेजॉरिटी में लोग बोलेंगे वही होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ही आपकी सरकार बना रही है, और जो मेजॉरिटी कहेगा वही आमतौर पर आपको सरकारी उसमें दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आज एक परिवर्तन आ रहा है तो सबने उसको एक्सेप्ट किया है, नहीं। ये ग्लोबलाइजेशन के साथ, भूमंडलीकरण के साथ और बेहतर तरीके से समझ आएगा। पर अभी से ध्यान रखना है कि जब भी कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसका एक विरोध हमेशा आपको देखने को मिलेगा।
सही है गलत है वो बात अलग है, क्योंकि समय डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा को सरकार ने हटा दिया, उसको बैन कर दिया लॉ बनाकर, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और जब तक ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो दहेज प्रथा बनी रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। और जैसे ही ज्यादातर लोग उसके पक्ष में हो जाएंगे कि दहेज प्रथा को हटा देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो आप पाएंगे कि अपने आप आपको सामाजिक परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। नहीं, वो पोल के लिए क्वेश्चन नहीं था। मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं कि सबके विचार हमेशा अलग-अलग होंगे। और ऐसा नहीं है कि समाज केवल प्रताड़ित ही करता है। जैसा आप कह रहे हैं कि समाज केवल प्रताड़ित ही करता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के ऊपर है। यदि आप सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति है, वो कोई बहुत अच्छे परिवार में, अच्छे यानी आप मान लीजिए किसी बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए, किसी बिज़नेसमैन के घर पे पैदा हुए हैं। तो यदि आप उनसे पूछेंगे कि समाज कैसा है, तो वो तो कहेंगे ना कि बहुत बेहतर है। जैसे हम समाजशास्त्र में आम तौर पर ये कहा जाता है कि किस आप स्थिति में हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपके विचार कैसे हैं। जैसे आप अपने ही गाँव में आप पूछेंगे, जो किसान है, जो बड़ा ज़मींदार है, उससे आप पूछेंगे जीवन कैसा चल रहा है? वो कहेंगे फर्स्ट क्लास, एकदम परफेक्ट, बहुत बढ़िया। गाँव कैसा है आपका? लोग कैसे हैं यहाँ के? बोले बहुत बेहतरीन, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। वहीं आप एक किसी गरीब किसान के वहाँ जाएँगे, जो कर्ज से डूबा हुआ है, जिसकी फसल इस बार भी खराब होने के चांस है। आप उससे पूछेंगे कि जीवन कैसा चल रहा है? कहेंगे कि नहीं अच्छा चल रहा। पूछेंगे कि लोग कैसे हैं? गाँव कैसा है आपका? समाज कैसा है? वो कहेंगे कि नहीं अच्छा है। तो एक ही समाज के लिए आपको लोगों के अलग-अलग विचार मिलेंगे और वो विचार डिपेंड करेंगे कि किस स्थिति से आप आ रहे हैं। इसलिए हमने शुरू में कहा था कि समाज की जो समझ है, वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती किसी व्यक्ति विशेष की। इसलिए क्योंकि वो एक अपनी स्थिति को बीच में रखकर वहां से वो देख रहे हैं। उनकी जाति, उनका धर्म, उनका परिवार, उनका गोत्र, उनकी जेब में कितने पैसे हैं, किस सरकार में वो मानते हैं, वो सब बीच में आएगा समाज की समझ में। चलिए। ओके, आपने पूछा है प्रश्न कि क्या जो अभी तक की गवर्नमेंट पॉलिसी है उनको जोड़कर दिया जाएगा? हाँ जी, मैं आपको सब कुछ बता दूँगा। लेकिन वही जो हमने शुरुआत में बात की थी, ये सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये याद करने का, रटने का नहीं है। मैं आपको स्कीम्स की आप कहेंगे कि पूरी की पूरी लिस्ट भी दे दूँगा, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मेंस पेपर में। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको केवल और केवल समझ विकसित करनी है, फिर आपके ये प्रश्न ही खत्म हो जाएँगे। आप 2-3 दिन दीजिए इस सब्जेक्ट को, इस डिस्कशन को 2-3 दिन दीजिए केवल और आपके ये प्रश्न अपने आप ही खत्म हो जाएँगे। थोड़ा-सा विश्वास रखिए मुझ पर। देखिए, अपना प्रश्न एक बार डालें, क्योंकि मुझे दिख रहा है। देखिए, आपका प्रश्न यहाँ पर आएगा, एक बार डालेंगे वो काफ़ी है, क्योंकि मैं देख लूँगा। चलिए, अभी नहीं नोट करना, मैं बता दूँगा पीपीटी में कब नोट करना है। ओके, तो आपका प्रश्न है, क्या समाज से गलत कार्यों का उचित न्याय हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप सिंपल देखिए कि समाज में अच्छे और गलत बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। आप दिन भर में खुद भी बहुत सारे अच्छे और गलत कार्य करते हैं। क्या आपको हर चीज़ का दंड और इनाम मिलता है? नहीं। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो जेल में हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं। अगर न्याय की व्यवस्था की बात करेंगे, तो न्याय की व्यवस्था के लिए हमारे पास प्रणाली है। अब समाज न्याय नहीं करता। सामाजिक न्याय की बेशक हम बात करते हैं, पर वो सामाजिक न्याय भी आपका सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि समाज में कुछ गलत हुआ, लोगों ने मिलकर उसको दंड दे दिया, जो आमतौर पर आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारी किलिंग होती है। जैसे हमने ऑनर किलिंग का उदाहरण दिया, अंतरजातीय, अंतरधार्मिक विवाह करने पर वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक अलग से प्रणाली बनाई गई है। न्याय के लिए आपके पास कोर्ट है, तो वहां पर मिलेगा। क्या समाज को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? उत्तर है नहीं देना चाहिए। जब उसके लिए प्रणाली नहीं होती, जब पहले आपके न्याय के लिए जब आपके कोर्ट्स नहीं थे, न्यायपालिका नहीं थी,
तब पहले क्या होता था? आपकी खाप पंचायतें फैसला करती थी, जो आपका समाज था वही करता था, पर जब आपके पास व्यवस्था है, प्रणाली है, तो आपको वहीं पर जाना है। और दूसरा ये ध्यान रखेंगे, जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो कल आपको सिविल सर्वेंट बनना है, और एक सिविल सर्वेंट होने के लिए आपको सरकार की जो व्यवस्था है, उसमें आपका पूर्ण रूप से आपका उसमें मानना बहुत ज़रूरी है, कि सरकारी व्यवस्था यदि जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं, वो ही नहीं मानेंगे, तो कैसे चलेगा? तो इसको आपको हमेशा सरकार के नज़रिए से, सरकारी व्यवस्था के नज़रिए से देखना है। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ सिस्टम कि डिलीट करने का ऑप्शन नहीं होता। यदि आप कह रहे हैं कि आपका प्रश्न डिलीट हो गया है, तो डिलीट करने का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है पोर्टल में। ओके। आपका प्रश्न जाति व्यवस्था के ऊपर है, जाति व्यवस्था के साथ इसको उठाएँगे। देखिए, ऑप्शनल के लिए यहाँ पर देख हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जीएस पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल के लिए आप अपने पोर्टल पर जाएं, आपका अलग से सेशन हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल है, आप आराम से उसको देखें, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी, ये केवल मेंस का सब्जेक्ट है, पीटी का सब्जेक्ट नहीं है। पीटी में कहीं पर भी इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको ये बताया है कि हमें सोशल जस्टिस में खास तौर पर पेपर 2 के लिए स्कीम्स को देखना होता है। तो स्कीम्स पर आपके क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में भी, तो उस प्रकार से पीटी से जुड़ा हुआ है, पर हम पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि समाज में समानताएं, अंतर दोनों शामिल हैं, सहयोग संघर्ष होगा, परस्पर निर्भरता होगी, सरकार समाज कुछ नियम बनाएगा, नियमों का उल्लंघन होगा, यदि उनको नहीं पालन किया जाएगा तो समाज प्रताड़ित भी करेगा। उसके साथ साथ ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि समाज एक प्रक्रिया है। इसका मतलब यह है कि समाज है वो एक प्रोसेस है। अगर कोई चीज प्रोसेस है, इसका मतलब उसका अंत नहीं हुआ। उदाहरण के लिए समझिए कि समाज में यदि आप देखिए, मान लीजिए जाति व्यवस्था को देख लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में सबको सब कुछ पता है। जाति व्यवस्था को देखें, तो यदि हम कहें कि जाति व्यवस्था अपने आप में खत्म है, ये जो आज हम जाति व्यवस्था का रूप देख रहे हैं, ये ऐसा ही रहेगा, क्या हम इस बात को कह सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो बदल रही हैं। इसी प्रकार से जैसा परिवार आज आपको दिख रहा है, क्या वो ऐसा ही रहेगा या वो ऐसा ही था? नहीं। पहले अलग था, आज अलग है, और कल और उसमें बदलाव आएंगे। तो जो समाज है, सोसाइटी है, ये हमेशा एक प्रोसेस में है, हमेशा परिवर्तन में है। कुछ परिवर्तन उसको पीछे की ओर भी ले जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हमेशा नया हो। परिवर्तन कुछ पुराने भी हो सकते हैं। जैसे कपड़ों का फैशन है, देखा ना आपने कि जो अ, अमिताभ बच्चन की फिल्मों के समय का फैशन है, आज वो वापस आ जाता है, कुछ समय बाद अपने आप को दोहरा लेता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो पीछे से दोहरा दी जाएंगी। और जाति व्यवस्था में मैं आपको बताऊंगा, हम कहेंगे कि वर्ण व्यवस्था से हम आगे जाति व्यवस्था की ओर, जाति व्यवस्था से वर्ग की ओर, और आप पाएंगे कि वर्ग व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था दोनों में काफी समानताएं हैं। अभी परेशान मत हो, कंफ्यूज मत हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जो आपके परिवर्तन है, जो ये आपका प्रोसेस है, उसमें आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि जो समाज है कोई एंड प्रोडक्ट नहीं है। समाज में हमेशा परिवर्तन आ रहा है। जनसंख्या समाज का एक हिस्सा है, जनसंख्या हमेशा बढ़ रही है या घट रही है, बदलाव आ रहा है। इसी प्रकार से माइग्रेशन, प्रवासन हमेशा हो रहा है। कहीं लोग कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमेशा परिवर्तन हो रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि इससे समाज पे क्या फर्क पड़ रहा है, उस पर आएंगे कि जनसांख्यिकी को जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे सामाजिक परिवर्तन आते हैं इन सब चीजों से। इसी प्रकार से भूमंडलीकरण के कारण समाज बदल रहा है, आपकी अर्थव्यवस्था बदल रही है, लोगों का कपड़े पहनने ओढ़ने का ढंग बदल रहा है, आपकी भाषा बदल रही है, आपके
व्यवहार बदल रहा है, आपकी संस्कृति बदल रही है और हमेशा बदलता रहेगा। तो समाज हमेशा एक प्रोसेस में है, एक प्रक्रिया है। ये अपने आप में कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फिर समाज स्तरीकरण की एक प्रणाली प्रदान करता है। अब देखिए आसान भाषा में समलैंगिक मतलब है कि आमतौर पर हमारी अवधारणा ये होती है किसी भी एक संबंध को यदि हम लें तो हम सोचते हैं कि एक पुरुष में और स्त्री में ही संबंध हो सकता है। या विवाह को यदि हम देखें, विवाह के संस्थान को देखें तो हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि यदि हम अपने घर में देखते हैं तो माता पिता, पुरुष स्त्री। और समलैंगिक विवाह क्या कह रहा है कि एक ही लिंग के लोग आपस में विवाह कर सकते हैं। ये भारतीय आपका संविधान नहीं कह रहा, लेकिन समलैंगिक विवाह की अवधारणा में एक ही लिंग के व्यक्ति आपस में विवाह कर रहे हैं। जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह कर ले या एक स्त्री दूसरी स्त्री से विवाह कर ले, वो समलैंगिक विवाह है। समलैंगिकता मतलब एक पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हो या एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति आकर्षित हो, उसको समलैंगिकता कहेंगे। चलिए, तो समाज स्तरीकरण की एक प्रणाली प्रदान करता है। देखिए, हमने क्या कहा कि समाज में बहुत सारे अंतर हैं और बहुत सारी समानताएं। अब एक समाज का हम की विशेषता ले लें, मान लीजिए यहां पर पैसे पैसे की यदि हम बात करें, वेल्थ की बात करें कि एक व्यक्ति की कितनी आय है, उसके आधार पर देखेंगे हम कि लोगों को हम एक पदानुक्रम में डाल सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत अमीर हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं। यहां तक ठीक है, क्योंकि एक समाज है, उसमें कुछ अमीर लोग होंगे, कुछ गरीब लोग होंगे, कुछ लोग एक जाति से होंगे, कुछ लोग दूसरी जाति से होंगे, कुछ एक धर्म से होंगे, कुछ दूसरे धर्म से होंगे। तो अंतर है। अब इन अंतरों के कारण, ये जो आपस में व्यक्ति विशेष में और समुदायों में अंतर है, इन अंतरों के कारण यदि आप इन समुदायों को एक पदानुक्रम में डालते हैं, उसको हम स्तरीकरण कहते हैं। कि आप यदि एक तथाकथित उच्च जाति से हैं तो आपको ऊपर का दर्जा मिलना, यदि आप एक तथाकथित नीची जाति से हैं तो आपको नीचे का दर्जा देना। इसी प्रकार से एक सिविल सर्वेंट है, एक सरकारी कर्मचारी, एक आईएएस ऑफिसर है, तो उसको समाज ज्यादा प्रतिष्ठा देकर ऊपर रखना। उसी के साथ यदि आप देखें, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है तो उसको कम प्रतिष्ठा देकर नीचे रखना। तो हर समाज में किसी ना किसी प्रकार से स्तरीकरण होता है। भारतीय समाज को यदि हम देखें तो पहले की यदि हम बात करें, प्राचीन भारतीय समाज की बात करें या मध्यकालीन भारतीय समाज की बात करें, तो आप पाएंगे वहां पर कि जाति के आधार पर लोगों को पदानुक्रम में डाला जाता है। मतलब भारतीय समाज जाति के आधार पर स्तरीकृत था। उसी को यदि आप आज देखेंगे, अगर आप शहर में जाते हैं, आप गांव से बाहर आए शहर में देखें, तो आप पाएंगे कि किस व्यक्ति की कितनी आय है, कितना उसके पास पैसा है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके आधार पर स्तरीकृत किया जाता है। अब जाति बीच में नहीं आती, खास तौर पर शहरों में। तो ये क्या है? एक स्तरीकरण की व्यवस्था है। तो हर समाज में किसी ना किसी आधार पर स्तरीकरण होगा। इसी प्रकार से अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर रेस के आधार पर, निर्जाति के आधार पर आपका स्तरीकरण है कि जो व्हाइट्स हैं, जो श्वेत हैं, वो ऊपर, और जो आपके ब्लैक्स हैं या अश्वेत हैं, जो दूसरे ब्राउन हैं, मान लीजिए इंडियंस हैं, एशियंस हैं, वो नीचे। वो क्या है? स्तरीकरण की एक प्रणाली। तो हर समाज में, किसी भी समाज में जाएं तो स्तरीकरण की एक प्रणाली जरूर मिलेगी। आधार अलग अलग हो सकता है, कोई प्रतिष्ठा के आधार पर कर रहा है, कोई जाति के आधार पर कर रहा है, कोई आपकी आय के आधार पर कर रहा है, पर आपको स्तरीकरण हमेशा मिलेगा। तो ये कुछ मुख्य विशेषताएं थी आपकी समाज की। अब इंपॉर्टेंट चीज है सामाजिक परिवर्तन। अगेन, आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल समझना है। आप पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न उठाकर देखेंगे पेपर 1 में सामाजिक मुद्दे के, तो आप पाएंगे कि सभी प्रश्न सामाजिक परिवर्तन से आए हैं। जैसे इस साल का मैंने प्रश्न का उदाहरण दिया कि परिवार के कार्यों में परिवर्तन आया, उसका प्रभाव क्या है? कहां से हुआ? परिवर्तन से। इसी प्रकार से कि जो आपका भूमंडलीकरण है, उसका प्रभाव क्या पड़ा? महिलाओं पर। उसका प्रभाव क्या पड़ा? वृद्धों पर। किसका प्रश्न है? परिवर्तन का।
क्योंकि भूमंडलीकरण के कारण भारतीय समाज में परिवर्तन आ रहे हैं। तो जितने भी आप प्रश्न देखेंगे, कुछ 2-3 प्रश्न को यदि हम छोड़ दें पिछले वर्षों के, तो आप पाएंगे कि सभी प्रश्न सामाजिक परिवर्तन में से। इसी प्रकार से अब आप देखेंगे कि नई फॉर्म ऑफ करेंसी आ गई है, क्रिप्टो करेंसी, जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी। तो उस पर प्रश्न आया। अब कहने के लिए आप बोल सकते हैं कि ये तो पेपर 3 का भाग है, ये तो अर्थव्यवस्था में पढ़ा ना आपने क्रिप्टो करेंसी। लेकिन उस क्रिप्टो करेंसी के आने के कारण भी भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के कारण क्या सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, उस पर प्रश्न। इसी प्रकार से आपने कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि हर कंपनी ने लोगों को, एम्प्लॉइज को, क्योंकि काम करवाना ही है, ऑफिसेस बंद है, लॉकडाउन है, काम तो लेकिन होगा ही, तो उसके लिए वर्क फ्रॉम होम दे दिया लोगों को। तो अब इस वर्क फ्रॉम होम के कारण भी सामाजिक परिवर्तन आया। लोग परिवार के साथ रह रहे हैं, घर पर रह रहे हैं, क्या बदलाव आए, क्या पर्यावरणीय प्रभाव उसके पड़े, इत्यादि। इस पर भी प्रश्न पूछा गया। तो यदि आप प्रश्नों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रश्न, कुछ भी नया सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उस पर या उसके प्रभाव पर वो प्रश्न पूछता है पेपर 1 में। और दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन आप सोचेंगे नहीं, अब आप क्रिप्टो करेंसी आप सोचेंगे या तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था, लेकिन प्रश्न आया सोसाइटी में। इसी प्रकार से वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन प्रश्न कहां आया, पेपर 1 में। और ये उस प्रकार के प्रश्न हैं जिनको आप पहले से ये नहीं सोच सकते कि ये प्रश्न आएगा। ये नए प्रश्न है और ये प्रश्न का आप उत्तर केवल और केवल समझ से दे सकते हैं। इस प्रश्नों के कोई आपको रेडीमेड आंसर नहीं मिलेंगे। दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि एक फिक्स्ड आंसर है, नहीं। नए प्रश्न, नए प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको वहां पर पेपर में बैठकर ही दिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी नहीं सोच सकता कि पूछा जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी से क्या परिवर्तन आ रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ये कोई भी गेस नहीं कर सकता। जैसे आमतौर पर देखा होगा कि पेपर 2 में, पॉलिटी में खास तौर पर, आप गेस कर सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, क्या टॉपिक इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। पर यहां पर आप नहीं कर सकते। कुछ हद तक आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि इस बार कैसे पढ़ाए हुए में से प्रश्न आए। लेकिन बहुत कम उसके चांसेस होते हैं कि आपके सीधे सीधे पढ़े हुए में से प्रश्न आ जाए। प्रश्न हमेशा समझ से दिया जाएगा। आप पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का प्रभाव। जी, इस साल जो प्रश्न था वो इससे कुछ जुड़ा हुआ था, पूछा गया है ऑलरेडी। हाँ जी, बिल्कुल। इस सब्जेक्ट में कहीं से भी हर चीज को रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी से भी बदलाव आ रहा है, तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का समाज पर परिवर्तन, समाज पर प्रभाव, इस साल प्रश्न पूछा गया बच्चों से जोड़कर। इसी प्रकार से पॉलिटिकल लेवल पर कोई चेंज आ रहा है, राजनीतिक स्तर पर कोई बदलाव आ रहा है, तो उसका प्रभाव भारतीय समाज पर। तो कुछ भी हो रहा है, आपकी ये कोविड है महामारी, उसका प्रभाव भारतीय समाज पर। तो कोई भी परिवर्तन यदि आ रहा है तो अल्टीमेटली जो आपकी सोसाइटी है, जो समाज है, उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। क्योंकि जो लोग हैं, परिवर्तन लाने वाले कारक है, सब इसी समाज का हिस्सा है। तो प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, केवल और केवल आपको समझ विकसित करनी है। तो जैसे जैसे मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, ये विगत वर्षों के प्रश्न है, ये मेरे मन से बताए हुए प्रश्न नहीं है, विगत वर्षों के प्रश्न है। तो आप यदि इन प्रश्नों को देखेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज करना, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ विकसित करना। दूसरे सब्जेक्ट की तरह, फैक्चुअल सब्जेक्ट की तरह, मेरे बताए हुए को यदि आप वहां पर लिख देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। मैं सीधा स्पष्ट आपको बताना चाह रहा हूं पहले ही दिन, ताकि आप फोकस करें समझ पर। हाँ जी, बिल्कुल, सभी सब्जेक्ट से लिंक्ड है। चाहे आपका एथिक्स है, बीच-बीच में कहीं-कहीं हमें नीति शास्त्र में भी थोड़ा बहुत घुसना पड़ेगा। उसका प्रश्न आपको मिल जाएगा, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि पीपीटी में क्या अपडेट है आगामी परीक्षा को लेकर, वो आपको मिल जाएगा। आप समझने पर ध्यान दें, बाकी सारी चीजों का ध्यान क्लास में रख लिया जाएगा, क्योंकि यही कर रहे हैं बहुत वर्षों से, यही काम
हमारा है, तो हमें पता है कि कैसे करना है। चलिए, अब यदि हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें, एक चीज तो ये क्लियर है कि सामाजिक परिवर्तन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक परिवर्तन किसी भी स्तर पर हो सकता है, चाहे वो आप प्रौद्योगिकी के स्तर पर देख लें, चाहे वो आप राजनीति के स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, और मैं ब्रीफली आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे। अब सामाजिक परिवर्तन लाने के जो कारक हैं, वो या तो आंतरिक हो सकते हैं या फिर वो बाह्य हो सकते हैं। कि एक तो आपके समाज के भीतर से ही परिवर्तन लाया जाए, और एक समाज के बाहर से कोई। अब आपको उत्तर देना है, अब आपको उत्तर देना है कि समाज पर आंतरिक प्रभाव के रूप में आपको उदाहरण देने हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में किस प्रकार के आंतरिक प्रभाव आप बता सकते हैं। कोई उदाहरण दीजिए। जैसे आपने पहले एक इंडिविजुअल का दिया था, शिक्षा में परिवर्तन लाकर, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, प्रभाव डालने वाले कारक बताने हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा में परिवर्तन लाना, उससे आप सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं? टेक्नोलॉजी से ला सकते हैं, बिल्कुल ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण। आप पूछ रहे हैं कि करवाओ, तो फिर क्या करवाना है, आप प्लीज बताइए। जन जागरूकता लाना, बिल्कुल ठीक। बहुत ठीक। गरीबी इत्यादि। तो बहुत सारे कारक हो सकते हैं, आंतरिक कारक हो सकते हैं जिस पर समाज जिससे समाज पर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को आप ले लें, तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपका प्रभाव पड़ सकता है, सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी प्रकार से आप देखिए कि बाह्य प्रभाव हो सकते हैं। ब्रिटिशर्स का बाहर से भारत में आना, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन हुए उससे। भूमंडलीकरण के कारण अब बहुत सारे देशों का आप पर प्रभाव पड़ रहा है, बहुत सारे अन्य समाजों का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ रहा है। ये क्या है? बाह्य प्रभाव समाज पर। इसी प्रकार से दूसरे रिलीजन का, दूसरे धर्मों का भारत में आना, इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, ईसाई धर्म का भारत में आना, उससे क्या है? काफी सारे सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक परिवर्तन को यदि हम देखेंगे तो उसके कारक हो सकते हैं या तो आंतरिक या बाह्य। अब सामाजिक परिवर्तन देखें तो सामाजिक परिवर्तन में हम ये जितने भी टाइप के चेंजेस हैं, इन सबको देखेंगे। जैसे जनसांख्यिकीय परिवर्तन, पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है वो बढ़ रही है, वो क्या है? जनसांख्यिकीय परिवर्तन। लोगों का प्रवासन हो रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, वो क्या है? जनसांख्यिकीय प्रभाव। वॉर, ओके, आप बहुत बढ़िया, जो बिल्कुल अभी करंट में चल रहा है, वॉर का उदाहरण आप दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ओके। आंतरिक में बिल्कुल ठीक है, आंतरिक कारक में आप ले सकते हैं महिला आरक्षण बिल को, बिल्कुल ठीक ले सकते हैं। ओके, तो जो जनसांख्यिकीय में परिवर्तन है वो भी सामाजिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। मान लीजिए गांव के लोग शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा शहर का, उनकी भाषा में, रहन सहन के तरीके में परिवर्तन आएगा। इसी प्रकार से कोई दूसरे देश से इस देश में, भारत में आया, उसकी वजह से आप देखेंगे कि प्रभाव पड़ेगा। हम उनके कल्चर, उनकी संस्कृति के बारे में चीजें सीखेंगे, वो हमारी संस्कृति के बारे में चीजें सीखेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने के कारण जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो आपके संसाधन हैं, उन पर अत्यधिक बोझ बढ़ना, उसके कारण आपकी एनवायरमेंट में, यानी पर्यावरण में बदलाव आना, वो भी क्या है? सामाजिक परिवर्तन। टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी या प्रौद्योगिकी की यदि हम बात करें, तो आप पाएंगे कि एक छोटे सी टेक्नोलॉजी के रोल से बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे मोबाइल फोन या इंटरनेट। अब इंटरनेट के कारण आप सामाजिक परिवर्तन देखिए। इंटरनेट नहीं था तब तक बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी कि दूसरे देश में क्या हो रहा है। अब कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो आपको इंटरनेट के माध्यम से 2 मिनट में पता चल जाता है। इसी इंटरनेट के कारण आप देखिए जिस प्रकार के हम वस्त्र अब पहनते हैं, कपड़े जो हम पहनते हैं, उसमें परिवर्तन देखिए।
जो हमारी भाषा है, जो शब्दों का हमारा चयन है, उसमें परिवर्तन देखिए। तकनीकी तकनीकी के कारण सामाजिक परिवर्तन आना। इसी प्रकार से आर्थिक के आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे भूमंडलीकरण एक उदाहरण है। इसी प्रकार से हमने क्रिप्टो करेंसी का भी प्रश्न के रूप में उदाहरण लिया। तो उसी के अलावा आप देखेंगे कि जो आपका लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण हुआ और आपका भूमंडलीकरण हुआ, उसके कारण कैसे एक पे नहीं हर देश पर प्रभाव पड़ा। जैसे अभी किसी ने यहां पर उदाहरण दिया, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय समाज पर प्रभाव, और उनने अर्थव्यवस्था की बात की है। आप आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं ना ब्रिटिशर्स का, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ एटसेट्रा, तो वो क्या है? आर्थिक बदलाव के कारण, आर्थिक परिवर्तन के कारण सामाजिक परिवर्तन होना। इसी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक, तो उसके बहुत उदाहरण हैं। जैसे हमारी अनेकों भाषाएं लुप्त हो गई हैं दूसरी भाषाओं के इन्फ्लुएंस के कारण। अब इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके इंग्लिश में बात करना, वो क्या है? सोशो कल्चरल चेंज, सामाजिक सांस्कृतिक चेंज। जो आपके धर्म से जुड़े हुए क्रियाकांड है उसमें परिवर्तन आना, धर्म का कमर्शियलाइजेशन होना। फिर राजनीतिक प्रभाव देख सकते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक में। अब जैसे महिला रिजर्वेशन बिल को आप सोच लें, इसी प्रकार से आप सती प्रथा को जो हटाया गया उसको सोच लें, के लिए जो बिल आए, 3 एक्ट बने, उसके बारे में सोच लें कि उससे सीधी सीधी आपकी एक सामाजिक आंदोलन स्टार्ट हो गया, मूवमेंट स्टार्ट हो गई। वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में। उसी के साथ शिक्षा से आपको पता है ये सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारतीय समाज में यदि हम आपके प्राचीन भारत में देखेंगे या फिर मध्यकालीन भारत में भी आप देखेंगे, तो शिक्षा धर्म से जुड़ी हुई थी, धार्मिक शिक्षा थी। पर अब यदि हम शिक्षा को देखते हैं तो वो साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, रीजन से जुड़ी हुई है, उसमें परिवर्तन आया है। और इस पर भी अभी हम आएंगे कि क्या सामाजिक परिवर्तन है। अब इससे पहले कि हम भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं की ओर बढ़े, उससे पहले 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो है आपका, आप इसको 2 रूप से देखिए, एक है व्यक्ति और एक है समाज। 2 बातें हैं। एक तो आपने अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति विशेष का समाज पर प्रभाव पड़ सकता है और काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे उसमें आपने उदाहरण दिया, मान लीजिए गांधी जी का। आपने काफी उदाहरण दिए, गांधी जी का उदाहरण ले लिया। तो एक व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकता है, बहुत प्रभाव डाल सकता है। इसी प्रकार से समाज हमेशा व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया से समाज किसी व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, इस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं, यानी सोशलाइजेशन। क्योंकि कई बार होता यह है कि प्रश्न पत्र में जो अंग्रेजी शब्द है उसको तो वही लिखा है, पर हिंदी में या तो गलत हो गया या फिर बहुत मुश्किल शब्द वहां पर डाल दिया गया है, टेक्निकल शब्द डाल दिया गया है। तो इसलिए इंग्लिश का शब्द भी, जो बेसिक आपकी चीजें हैं उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो हमने ये कहा कि एक तो है कि व्यक्ति समाज पर प्रभाव डाले, और दूसरा क्या है? समाज व्यक्ति पर प्रभाव डाले। तो ये जो समाज का प्रभाव है व्यक्ति पर, इसको हम समाजीकरण कहते हैं। और इस समाजीकरण को यदि आप देखेंगे, इसको हम पढ़ेंगे परिवार के साथ, क्योंकि परिवार का एक कार्य है समाजीकरण का। क्योंकि परिवार ही आपको बताता है, आपको आपकी पहचान देता है कि आप इस परिवार से, इस जाति से, इस धर्म से जुड़े हुए हैं। परिवार ही आपको बोलना सिखाता है कि ये आपकी भाषा है, इस भाषा में आपको बातचीत करनी है। परिवार ही आपको तौर तरीके सिखाता है कि कैसे किसी से बात करनी है। तो सबसे पहले शुरू के एटलीस्ट 3 वर्ष 4 वर्ष तक बच्चा सबसे ज्यादा परिवार के अंतर्गत सीखता है। उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू करेंगे, उसके बाद वो बाहर खेलने जाना शुरू करेंगे, और फिर सबका प्रभाव पड़ेगा। तो जो समाजीकरण है, ये हर स्तर पर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल बचपन में, बुढ़ापे तक भी आप यदि देखेंगे, या आपके अंतिम समय तक भी आप देखेंगे, तो समाजीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। समाज हमेशा एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को प्रभावित कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ रोजगार है, उससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा।
ग्लोबल वार्मिंग जो आपका पर्यावरणीय प्रभाव है, बिल्कुल ठीक। ओके। चलिए, ठीक है, आपको ये जानना है कि जो आपकी पीपीटी है वो पिछले साल के बेस पर है या नए अगले वर्ष के बेस पर है, वो आपको पता चल जाएगा, ये आपको बता दिया गया है। और अगर आपका पढ़ने पर थोड़ा ध्यान होगा, आपको पता चलेगा कि भारतीय समाज की विशेषता है, 1 साल में, ठीक है, पिछले 1 साल में जाति व्यवस्था में या जाति प्रथा में कितने परिवर्तन आए हैं, आप उसका मुझे थोड़ा-सा बताएँ। आपको क्या लगता है कि पिछले 1 वर्ष में जाति व्यवस्था में या जाति प्रथा में क्या-क्या परिवर्तन आए हैं, वो आप उनका यहाँ पर उल्लेख कीजिए। जी, बिल्कुल। किसी भी आपदा के कारण समाज पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल ठीक, जैसे हमने कोविड का उदाहरण लिया। फिर आपने कहा कि डिजिटाइज़ेशन का, कोई भी, जैसे हम अब ये डिजिटल मोड ऑफ लर्निंग है, कि देखिए क्लासरूम होता है, आप सोच के देखिए, बचपन से आप क्लासरूम में वैसे पढ़ रहे हैं, तो क्लासरूम में एक डिसिप्लिन होता है। आपको बिल्कुल अपने बात रखने का, अपना पक्ष रखने का बिल्कुल आपको मौका दिया जाता है, पर उसमें फिर भी एक डिसिप्लिन होता है, एक लिमिटेशन होती है, कि कहीं न कहीं आप जो जायज़ प्रश्न है उसको ही पूछेंगे। पर अब ऑनलाइन में क्या है, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, राइट? तो वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन। तो इस डिजिटल एजुकेशन के कारण एक टीचर का, एक एसएमई का जो स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है वो बदल गया। पहले वो एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप था, अब वो एक क्लाइंट और कस्टमर का रिलेशनशिप हो गया। एक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर का रिलेशनशिप हो गया। अब वो टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप उस हद तक नहीं बचा। तो ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। क्योंकि जो आपके अ, आम तौर पर आप देखेंगे कि किस प्रकार की प्रथा रही है भारतवर्ष में और अब कैसे वो बदल गई है। चलिए, तो टेक्नोलॉजी और जितने भी हमने बहुत सारे परिवर्तन के कारक देख लिए। अब आते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताओं पर। अब भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जिनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे, भारतीय समाज की मुख्य विशेषता जिनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे, पहले उनको देखते हैं क्या-क्या है। तो जब भी हम सोसाइटी में जो आपके भारतीय समाज में जब भी हम प्रश्न को देखेंगे, तो आपको जो आपका पॉलिटिकल है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हमेशा साथ में लेकर चलना है। वो आपका प्रश्न डिसाइड करेगा कि क्या आपको उत्तर लिखना है, वो आपका प्रश्न डिसाइड करेगा क्या आपको उत्तर लिखना है, लेकिन हमेशा ये डायमेंशन ध्यान रहेंगे। जैसे आप इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के कारण क्या-क्या थे, तो आप उसको इन खंडों में विभाजित करते हैं। उसके अलावा एक इमीडिएट कॉज़ या मिलिटरी कॉज़ आ जाता है, वो स्पेसिफिक है, वो उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से ये 3 हमेशा रहेंगे, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, यानी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये हमेशा 3 रहेंगे डायमेंशन। उसके साथ-साथ कहीं आप देखेंगे कि पर्यावरण जुड़ जाएगा, कहीं आप देखेंगे कि कुछ और स्पेसिफिक जुड़ जाएगा, वो अलग है, वो प्रश्न आपका निर्धारित करेगा। तो यदि हम उसमें जोड़कर देखें, तो एक आर्थिक विशेषता भारतीय समाज की, जो हमें यहाँ पर नहीं देखनी, वो आप अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से पढ़ते हैं। भारत का जो राजनीतिक प्रणाली है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो आप पेपर 2 में पढ़ते हैं। उसके अलावा ये जितने भी हैं, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भारतीय समाज की विशेषताएँ, सामाजिक विशेषताएँ हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको छोड़ देंगे। इनको भी कवर करेंगे, लेकिन इनको अब डिटेल में कवर नहीं करेंगे। इनको क्वेश्चन के हिसाब से हम कवर करेंगे। अच्छा, आप नहीं जानते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो नहीं जानते, आप थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा फेथ रखिए अपने टीचर में। वो बताएँगे, गलत तो नहीं बताएँगे मेरे ख्याल से क्लास में। ओके, चलिए। तो यदि हम भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ देखें, तो उसमें धर्म सबसे ऊपर आ जाएगा। धर्म में क्या परिवर्तन आए हैं, उसको देखेंगे और धर्म को हम कवर करेंगे किसके साथ? और अभी किसी ने उदाहरण दिया है सांप्रदायिकता के साथ। कम्युनलिज्म के साथ हम इसको कवर करेंगे, धर्म को। और अभी यहाँ पर भी हमें कवर करना है, क्योंकि यदि हम अपनी जाति व्यवस्था को देखें, तो वो धर्म से ही निकल कर आ रही है। जाति व्यवस्था धर्म से ही निकल कर आ रही है, क्योंकि धर्म के मानदंड के आधार पर ही आपकी जाति व्यवस्था कार्य करती है।
तो धर्म वहां पर भी कवर होगा और हम इसको मॉडर्निटी और ट्रेडिशन की लाइट में भी देखेंगे, अभी उस पर आते हैं। फिर हम भारतीय समाज की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? विविधता। कि भारतीय समाज में यदि हम देखें तो निर्जातीय रूप से, जातीय रूप से हर तरीके से आपको अनेकों प्रकार की विविधता दिखती है। चाहे यदि हम भाषाओं की बात करें, तो भाषाओं की विविधता, भाषाई विविधता। यदि हम ज्योग्राफिकली बात करें, भौगोलिक आधार पर बात करें, तो भौगोलिक आपको विविधता दिखती है कि कहीं पर आपकी चट्टानें हैं, कहीं पर आपके पहाड़ हैं, कहीं पर आपके फर्टाइल प्लेन्स हैं, आपके मैदान हैं। उसके अलावा परिवार और विवाह, कि ये भारतीय समाज के परिवार विवाह, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि परिवार की जो व्यवस्था है भारतीय समाज में वो कैसी है, क्या उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, क्या उस परिवर्तन के प्रभाव है। उसी प्रकार से विवाह को फिर हम देखेंगे स्तरीकरण। स्तरीकरण हमने कहा था ना केवल भारतीय समाज पर किसी भी अन्य समाज की एक बहुत जरूरी फीचर है, बहुत मुख्य विशेषता है। और इस स्तरीकरण को हम देखेंगे भारतीय समाज में कि पहले स्तरीकरण होता था आपका वर्ण व्यवस्था से, फिर स्तरीकरण हुआ जाति व्यवस्था से, और आज यदि हम स्तरीकरण को देखें तो हम वर्ग व्यवस्था की ओर चल पड़े हैं। तो इस प्रकार से हम उसका ट्रांजिशन, उसमें जो परिवर्तन आए हैं उसको देखेंगे स्तरीकरण के साथ। तो स्तरीकरण में हम मूल रूप से पढ़ेंगे जाति व्यवस्था को, और जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्या क्या उसमें निरंतरता बनी हुई है, उन सब चीजों को देखेंगे। उसके साथ आती है आपकी मूल्य प्रणाली। तो उसमें हम दो तरीके से इसको देखेंगे। एक तो यदि हम बात करें कि जो भारतीय मूल्य हैं, जो हमेशा से भारत में, भारतीय समाज में रहे हैं उनको, और उसके बाद हम देखेंगे मूल्य प्रणाली आपकी मॉडर्नाइजेशन की वजह से कैसे उसमें परिवर्तन आए हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मूल्य प्रणाली से। फिर से मैं बता देता हूं कि मूल्य प्रणाली पर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मूल्य प्रणाली में ये सब कुछ कवर हो जाता है। क्योंकि इसी मॉडर्नाइजेशन के कारण, इसी आधुनिकता के कारण जीवन के हर क्षेत्र में, हर स्तर पर बदलाव आ रहे हैं। तो उस पर एक जनरल क्वेश्चन पूछना मुश्किल है। क्वेश्चन के चांसेस आपके परिवार, विवाह और जाति व्यवस्था में से बनी रहती है, और विविधता, क्योंकि विविधता टॉपिक भी मेंशन्ड है और भारतीय समाज की मुख्य विशेषता भी है। तो इन तीन टॉपिक में से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका प्रश्न बनना। लेकिन फिर भी हम ये जो आपकी मूल्य प्रणाली है, कि क्या पारंपरिक हमारा तरीका था और क्या मॉडर्न तरीका है, क्या भारतीय समाज आधुनिक है, क्या भारतीय समाज परंपरागत है, इस सब चीजों को हम देखेंगे। यहां से हम शुरुआत करेंगे। ओके, तो अब करते ये हैं कि इसकी शुरुआत करने से पहले हम अपना ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, और ब्रेक के बाद हम आधुनिकता और परंपरा से इसकी शुरुआत करेंगे। चलिए, तो ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और हम 8 बजे वापस मिलेंगे ब्रेक के बाद।